हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएस अनकवर्ड। साप्ताहिक करंट अफेयर्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में 21 से लेकर 27 अगस्त तक की मुख्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे। इसमें कुछ 13 बड़ी खबरें हैं, जिनमें सबसे बड़ी खबर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग है। वो न केवल इस सप्ताह बल्कि इस महीने की भी सबसे बड़ी खबर होगी। और 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि इस बार की करंट अफेयर्स थोड़ी ज़्यादा है और जो टॉपिक हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में डिस्कशन करना भी ज़रूरी है। तो बने रहिए अंत तक साथ में। चलिए शुरू करते हैं। पहला है महिला फीफा विश्व कप 2023। आपको मालूम होगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में इस विश्व कप का आयोजन हुआ था और फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को हराते हुए 2023 का कप अपने नाम कर लिया है। तो फाइनल में जीता कौन? स्पेन। और इसका आयोजन कहाँ किया गया वो देखना है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। अगला है फिडे शतरंज विश्व कप 2023। इसका आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ और फाइनल में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने भारत के आर प्रज्ञानंद को पराजित कर इस विश्व कप को अपने नाम कर लिया है। प्रज्ञानंद के बारे में मुख्य बात है, ये भारत के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, और इनका जन्म चेन्नई में हुआ था। आगे है ओणम। ओणम केरल का एक त्योहार है। ये एक फसल उत्सव है जो लगभग 10 दिनों तक चलता है। ओणम दरअसल असुर राजा महाबली के पुनः घर आगमन का भी प्रतीक है, जो केरल में शांति और समृद्धि लेकर आए थे। इसीलिए शांति, समृद्धि, एकता, खुशियां, इन सब का पर्व माना जाता है। अगला है सीमलेस M40। M40 मतलब 4 और टी। ये मेटा द्वारा विकसित किया गया एक एआई मॉडल है जो टेक्स्ट और स्पीच दोनों में लगभग 100 से अधिक भाषाओं में अनुवाद करने की क्षमता रखता है। तो सीमलेस मेटा द्वारा विकसित एक एआई मॉडल जो ट्रांसलेटर का काम करता है। अगला है CSIR प्राइमा ET11। CSIR प्राइमा ET11 ये दरअसल एक ट्रैक्टर का नाम है जो स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक है। तो भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSR प्राइमा E11, इसका अनावरण किया गया है हाल ही में और इसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है। अगला है देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग। ये स्थापित किया जा रहा है झारखंड के जमशेदपुर में। इस उद्योग को स्थापित करने के लिए झारखंड की सरकार और TCPL के मध्य समझौता हुआ था। तो देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ स्थापित किया जाएगा? झारखंड के जमशेदपुर में। अगला है चीनी योजना। ये दिल्ली सरकार की योजना है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जितने लाभार्थी हैं दिल्ली के अंतर्गत रहने वाले, उन सबको गेहूं चावल के अलावा चीनी भी मुफ्त में दी जाएगी। तो चीनी योजना दिल्ली सरकार की। आगे है हिलेरी हरिकेन। हिलेरी हरिकेन दरअसल कैलिफोर्निया में आया है और कैलिफोर्निया में इसके कारण काफी भयानक स्थिति आ गई थी, बाढ़ और बारिश की वहां पर। तो हिलेरी हरिकेन का संबंध कैलिफोर्निया, अमेरिका कैलिफोर्निया से। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 20 अगस्त 2023 को प्रदान किया गया। राजस्थान में एक आवासीय विद्यालय है महिलाओं का, जिसका नाम है वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये 25वां पुरस्कार है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कौन सा पुरस्कार है, बस इतना ध्यान रहे कि राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार राजस्थान के एक आवासीय विद्यालय वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया है। इस पुरस्कार में 10 लाख का नगद इनाम दिया जाता है और साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। आगे है उद्योग रत्न पुरस्कार। ये नया नया शुरू हुआ था महाराष्ट्र में और पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है रतन टाटा को। रतन टाटा को उद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ये ऑनर प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त हुआ है। ग्रीस के पीएम ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऑनर से सम्मानित किया। दरअसल अभी ब्रिक्स की समिट हुई थी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। वहां के बाद पीएम ग्रीस पहुंचे। ग्रीस जाने वाले कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये 40 वर्ष पश्चात यात्रा थी। इससे पहले इंदिरा गांधी ग्रीस गई थी और अब नरेंद्र मोदी जी। आगे हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। तो सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन होंगे जो मतदाता जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देंगे। आगे है स्टॉकहोम सिंड्रोम।
स्टॉकहोम सिंड्रोम दरअसल एक मनोवैज्ञानिक घटना है। इसमें होता क्या है, अगर किसी व्यक्ति को कुछ पर्सन मिलके किडनैप कर लेते हैं, बंधक बना लेते हैं, तो एक समय बाद वो जो पर्सन जो किडनैप हुआ था, वो अपने किडनैपर्स के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने लगता है, और जो उसको बचाएंगे व्यक्ति को, किडनैप किए हुए व्यक्ति को जो बचाएंगे, उनके प्रति नकारात्मक भावनाएं विकसित होने लगती हैं। ऐसा 1973 में स्टॉकहोम में हुआ था, इसीलिए इसका नाम स्टॉकहोम सिंड्रोम पड़ा। वहां पर सेम ऐसा ही हुआ, किसी व्यक्ति को बंधक बना लिया गया, तो बाद में जिन व्यक्तियों ने उसे बचाया था, उनके खिलाफ उसने निगेटिव अप्रोच रखी, और जिन्होंने किडनैप किया था, उनके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। इवन उनके बचाव के लिए शायद पैसे भी जुटाए थे। तो यह है स्टॉकहोम सिंड्रोम। अगला है लंदन का इंडिया क्लब। इसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र सेनानी है एक, श्यामजी कृष्ण वर्मा, उन्होंने इसकी स्थापना 1905 में की थी लंदन में। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप ये जानते होंगे। अभी क्या हुआ है, इसको बंद करने की घोषणा कर दी गई है। तो इस 17 सितंबर को जनता के लिए आखिरी बार खुलेगा, और उसके पश्चात इसे बंद कर दिया जाएगा। तो इंडिया क्लब जो 1946 से एक रेस्टोरेंट के रूप में था, और इसे भारतीय प्रवासियों का दूसरा घर भी कहा जाता था। लंदन का इंडिया क्लब, ध्यान रखना है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इसकी स्थापना की थी। शीर्ष निवेश प्राप्तकर्ता। अभी हाल ही में आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2022-23 के दौरान निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों को रैंकिंग दी गई है। तो इसमें सबसे पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश का नाम आया है। उत्तर प्रदेश 16.2% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है। उसके पश्चात गुजरात, उड़ीसा और महाराष्ट्र का स्थान है। अगर सबसे कम निवेश प्राप्तकर्ता का नाम पूछ ले तो उसमें केरल सबसे आगे है, फिर गोवा, फिर असम। अगला है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ है। बस इतना ही जानना जरूरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर है संयुक्त अरब अमीरात। आपको मालूम होगा, पिछले अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो उसमें बताया गया था कि संयुक्त अरब अमीरात और भारत के मध्य समझौते हो रहे हैं, जो स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने के लिए। तो अभी हाल ही में भारत ने यूएई के साथ कच्चे तेल का भुगतान किया है अपनी स्थानीय मुद्रा में, तो इसीलिए चर्चा में आया। कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है, बस रिमाइंड कराने के लिए इसे शामिल किया गया है। अगला है विश्व जल सप्ताह। विश्व जल सप्ताह 20 से 24 अगस्त के मध्य मनाया गया, और ये स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष की थीम थी सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। इसमें एक लिंक टॉपिक है, 2019 में भारत में शुरू किया गया जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत में व्यक्तिगत रूप से नलों की स्थापना करना है सभी घरों में। अगला है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। दरअसल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो श्रीनगर में है, इसने एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। अगला है मैत्री सेतु। मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के मध्य है, जो त्रिपुरा को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जोड़ेगा। इसमें इतना ही याद रखना है, मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के मध्य। अगला है अस्मिता महिला लीग। दरअसल खेलो इंडिया महिला लीग, उसको परिवर्तित करके अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। तो अब खेलो इंडिया महिला लीग अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा, जिसमें अस्मिता की फुल फॉर्म है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय एम्पावरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। यहाँ एम्पावरिंग होगा, एम्पावरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। अगला है ऑल इन वन आइरिस मोबाइल ऐप। इसे यस बैंक ने लॉन्च किया है। ऑल इन वन आइरिस मोबाइल ऐप यस बैंक। तो वन लाइनर्स इतने ही थे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अपने बड़े टॉपिक्स की तरफ, जिनमें सबसे पहला है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। इस सप्ताह की, इस महीने की, इस साल की, बल्कि इस दशक की सबसे बड़ी खबर, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग, वो भी मून के साउथ पोल पे। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। हालांकि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हम चौथे देश हैं, लेकिन साउथ पोल पे लैंड करने वाले हम पहले देश बने हैं। तो ये लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 6:04 पे हुई थी। अगेन ये टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। क्यों, इसकी जिक्र आगे की जाएगी। तो चंद्रयान 2 जो हमारा विफल रहा था, उससे सबक लेके हमने चंद्रयान 3 में कुछ परिवर्तन किए थे, जैसे लैंडर के पैरों को मजबूत करना, ईंधन को बढ़ाना, लैंड साइट के लचीलेपन को बढ़ाना, आदि कुछ परिवर्तन करके चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। और फाइनली 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने पैर जमा दिए।
तो जानेंगे चंद्रयान 3 की सारी वो बातें जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियो देख रखी होंगी, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाएगा हम उन्हीं पॉइंट पे चर्चा करेंगे। चंद्रयान 3 को क्यों भेजा गया है? तो विक्रम लैंडर डेटा और छवियों को ऑर्बिटर तक प्रसारित करेगा और ऑर्बिटर उन्हें पृथ्वी पे भेज देगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऑर्बिटर है वो चंद्रयान 2 का ही है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया गया था। दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पहले कभी भी खोज नहीं की गई थी, तो पहली बार भारतीय चंद्रयान 3 के माध्यम से इसमें जांच पड़ताल की जाएंगी। यह है चंद्रयान से संबंधित मुख्य बिंदु। सबसे पहली बात, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, बिल्कुल याद रखना है आपको। 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। अगर ये आप भूल भी जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रहे कि 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था और फाइनली 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान पहुंच गया। ये वही खबर है, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश और चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला चौथा देश। इसमें जानने लायक बात यह है कि जब प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स और ग्रीस से वापस आए तो तुरंत उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान कुछ घोषणाएं भी की, जिसमें पहली बात तो ये कि अब से हर वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। तो नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाएगा हर वर्ष। दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि जिस स्थान पर विक्रम लैंड हुआ है उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और तीसरा मुख्य बिंदु ये है कि चंद्रयान 2 का लैंडर जो क्रैश हो गया था उसके पदचिन्ह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के जिस स्थान पे पड़े हैं उसको तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो तिरंगा पॉइंट चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से संबंधित है, जबकि शिव शक्ति पॉइंट चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से संबंधित है। तो ये तीन मुख्य चीजें आपको ध्यान रखनी है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट। हालांकि घोषणा तो सीमा हैदर ने भी की थी कि अब से वो हर वर्ष 23 अगस्त को व्रत रखा करेंगी। खैर ये तो सब मजाक की बातें हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अच्छी बात है अगर वो देश और देश से जुड़ी उपलब्धियों के बारे में ऐसा सोचती हैं। तो आगे देखते हैं। ये दो बातें आपको बता दी गई हैं कि लैंडर और रोवर मॉड्यूल 14 दिन तक, पृथ्वी के 14 दिन तक चंद्रमा पे परीक्षण करेंगे। इस मिशन की अनुमानित लागत 615 करोड़ है और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। तो ये जितने भी फैक्ट यहाँ लिखे गए हैं, 8-9 फैक्ट हैं, वो आपको बिल्कुल रट लेने हैं। इस इमेज में स्पॉट दिखाए गए हैं, जैसे चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट ये है और इसी को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान 2 का जो लैंडर था वो इस स्थान पे क्रैश हुआ था, बिल्कुल इसी के पास है और इसको तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। बाकी इसके अलावा हम चौथे देश हैं। सबसे पहले सोवियत रूस पहुंचा था, फिर उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, फिर इंडिया। आगे है इसरो के आगामी मिशन। जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी सफल, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसरो के कुछ आगामी अभियान के अनाउंसमेंट किए थे, जिनमें चंद्रयान 4 लॉन्च किया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा चंद्रयान 3 से जो नमूने आएंगे उनके आधार पर ये तय किया जाएगा। और है ल्यूपैक्स। ल्यूपैक्स की फुल फॉर्म लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इस मिशन को इसरो और जाक्सा, जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके संयुक्त प्रयास से लॉन्च किया जाएगा और ये भी चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों को पता लगाने में मदद करेगा। तो ल्यूपैक्स इंडिया और जापान के सहयोग से भेजा जाएगा। अगला है आदित्य एल1 मिशन। आदित्य एल1 भारत का पहला सूर्य मिशन होगा जो सूर्य का अध्ययन करेगा और इसे शायद सितंबर में लॉन्च करने की बात की जा रही है। अगला है निसार। निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये एक अंतरिक्ष वेधशाला होगी जिसे लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा और ये नासा और इसरो के मध्य, मतलब अमेरिका और भारत के संयुक्त प्रयास से इसे लॉन्च किया जाएगा। आगे है गगनयान। गगनयान भारत का पहला ह्यूमन मिशन होगा। इसके माध्यम से मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और वापस लाया जाएगा। तो ये भारत की पहली मानव युक्त उड़ान होगी जिसे जीएसएलवी मार्क 3 के माध्यम से भेजा जाएगा। अगला है शुक्रयान। ये शुक्र का अध्ययन करने के लिए एक ऑर्बिटर मिशन होगा। इसमें केवल ऑर्बिटर शामिल होगा जो शुक्र से संबंधित विभिन्न भूवैज्ञानिक चीजों का अध्ययन करेगा। अगला है अग्निबाण सॉर्टेड। अग्निबाण क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये न केवल भारत का बल्कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है जिसे चेन्नई स्थित एक स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ने बनाया है और इसको लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है
सॉर्टेड की फुल फॉर्म है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर। अग्निबाण से संबंधित कुछ मुख्य बातें, ये एक कस्टमाइजेबल लॉन्च व्हीकल होगा जिसे एक या दो चरणों में लॉन्च किया जा सकता है और ये जिस इंजन से संचालित होगा उसका नाम है अग्निलेट। और अच्छी बात यह है कि अग्निलेट भी 3D प्रिंटेड इंजन है जो 6 किलो न्यूटन का है और एक हाफ क्रायोजेनिक है। हाफ क्रायोजेनिक इसीलिए है क्योंकि इसमें प्रोपल्सन के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन का यूज किया जाएगा। अगला है फोर्टिफाइड चावल। दरअसल सरकार की ऐसी योजना है कि मार्च 2024 से पहले पीडीएस के अंतर्गत जो चावल वितरित किए जाते हैं उन चावलों को पूरी तरह से फोर्टिफाइड चावल से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन में दरअसल खाने वाली चीजों में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाया जाता है ताकि उनकी कमी को दूर किया जा सके। तो ये जो चावल होगा फोर्टिफाइड चावल, इसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए और जिंक जैसे प्रमुख तत्व होंगे। तो ये हो गया फोर्टिफाइड चावल। अगला है आरएसवी वैक्सीन। इसमें आरएसवी की फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस। रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस दरअसल नवजात शिशुओं को ज्यादा प्रभावित करता है, हालांकि ये बड़ों को भी होता है। तो इसे बचने के लिए नवजात शिशुओं के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है, एब्रेसवो नाम की वैक्सीन है। एब्रेसवो, इस वैक्सीन को यूएस एफडीए ने मान्यता दे दी है, मंजूरी दे दी है। देखते हैं वैक्सीन के बारे में। इसे फाइजर द्वारा बनाया गया है। इस वैक्सीन को माताओं को उनकी गर्भावस्था के अंत में दिया जाएगा और ये शिशुओं के जीवन के पहले 6 महीने तक सुरक्षा प्रदान करेगी। रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस होता क्या है? इसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस भी कहा जाता है। ये एक सामान्य संक्रामक वायरस है जो श्वसन पथ को संक्रमित करता है। आमतौर पर सर्दियों के मौसम में ज्यादा प्रभावित करता है, तो एक तरह का कोल्ड ही हो गया। ध्यान ये वैक्सीन रखनी है, आरएसवी वैक्सीन, जिसे एब्रिस्को नाम दिया गया है। इसे यूएसएफडी ने मान्यता दे दी है। अगला है भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 22 अगस्त को राजस्थान के धौलपुर और करौली जिले में बाघ अभ्यारण्य बनाने को मंजूरी दी है। जब ये बन जाएगा तो ये राजस्थान का 5वां और भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य होगा। राजस्थान के जो 4 पहले से बाघ अभ्यारण्य हैं उनमें रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी है। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य, ये आप देख पा रहे होंगे मैप। इस मैप में ये जो रेड रेड पूरा जिला है ये करौली है और ये वाला धौलपुर है। तो इन दोनों जिलों में धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य विस्तारित होगा। नीचे वाली इमेज इसी की है, ये पूरा लंबा लंबा जो आप देख रहे हैं। आगे देखते हैं, देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा बाघ कौन से राज्य में है, तो ये ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में शायद 2022 में 88 बाघ हैं। ये आप क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार, जहां तक है कंफर्म में 88 बाघ हैं। प्रोजेक्ट टाइगर इससे लिंक्ड है, पहले भी बताया जा चुका है आपको। इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अगला है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसे हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा पब्लिक किया गया है ताकि इसके बारे में लोग जान ले समझ लें। इसको तैयार किया था इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन ने। इसकी कुछ 5-6 प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे इसमें कहा गया है कि कक्षा 9 और 10वीं के लिए अब से 7 विषय अनिवार्य होंगे और इन छात्रों को 3 भाषाओं का अध्ययन करना होगा जिनमें से 2 भाषाएं भारतीय होंगी। वहीं कक्षा 11 और 12 के लिए 6 विषय अनिवार्य होंगे और इन छात्रों को 2 भाषाओं का अध्ययन करना होगा जिनमें से एक भाषा भारतीय होगी। और बताया गया है कि बोर्ड परीक्षा भाषा सहित केवल 7 विषयों में आयोजित की जाएगी। एक भाषा का होगा और बाकी 6 मुख्य विषय होंगे, तो कुल मिला के 7 विषयों में आयोजित की जाएगी। एक लॉन्ग टर्म प्लान ये भी है कि सभी बोर्ड की परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज कराई जाएं। कहने का मतलब है कि एक साल में 2 बार सभी बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाएं। अगला है कक्षा 11 और 12वीं में जो विषयों का चयन किया जाता था वो कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग को ध्यान में रख के किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब छात्रों को अपने पसंद के विषय चुनने की आजादी मिलेगी। अगला है पाठ्य चर्चा के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा, कला शिक्षा और शारीरिक शिक्षा, इन तीनों का मूल्यांकन लिखित परीक्षा के आधार पर ना होकर के प्रदर्शन आधारित होगा। पहले इनका लिखित एग्जाम होता था, लेकिन अब इसके लिए कुछ एक्टिविटीज कराई जाएंगी, उस आधार पर मार्किंग होगी। वहीं विज्ञान और अन्य विषयों का मूल्यांकन भी प्रदर्शन आधारित होगा, अर्थात प्रयोग के माध्यम से इनमें अंक दिए जाएंगे। अगला है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। इसे हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा बोर्ड शुल्क द्वारा लॉन्च किया गया है और ये 1 सितंबर से 6 राज्यों में शुरू होगी। और ये 6 राज्य कौन से हैं? असम, गुजरात,
हरियाणा, पांडुचेरी, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। होगा क्या इस योजना में? दरअसल ये योजना जीएसटी के तहत आने वाले सामान और सेवाएं खरीदने के लिए लोगों को बिल लेने को प्रोत्साहित करेगी। तो आप अगर उस इनवॉइस को इस ऐप पे अपलोड करेंगे तो आप 10,000 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति अधिकतम 25 बिल अपलोड कर सकता है और एक बिल का न्यूनतम मूल्य 200 रुपए होगा। 200 रुपए से कम मूल्य के बिल अपलोड नहीं किए जाएंगे। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना है और लोगों में बिल मांगने की आदत को विकसित करना है। आगे है कच्चा तिबू-द्वीप। कच्चा तिबू-द्वीप बहुत चर्चा में रहता है, कई महीनों से चर्चा में था। लग नहीं रहा था इस पे कोई खास क्वेश्चन आएगा, लेकिन अब जान लेना जरूरी है। कच्चा तिबू-द्वीप दरअसल पाक जल संधि जो भारत और श्रीलंका के मध्य है, मैप में आप देख पा रहे होंगे पहली जो इमेज है इसमें पाक जल संधि को दिखाया गया है। ये पाक जल संधि है और यहाँ पर ये कच्चा तिबू-द्वीप है। कच्चा तिबू-द्वीप पर अधिकार तो वैसे श्रीलंका का बना हुआ है, लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बार बार बहस शुरू कर देते हैं, तो माहौल गर्मा गर्म हो जाता है बार बार, इसीलिए चर्चा में आ जाता है। तो अभी हाल ही में फिर से बहस शुरू कर दी गई इसके अधिकार को लेके, मत्स्य पालन के अधिकार को लेकर और संप्रभुता को लेकर। कच्चा तिबू-द्वीप के बारे में देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि में अवस्थित 285 एकड़ में विस्तृत एक निर्जन द्वीप है, भारत के रामेश्वरम से लगभग 14 समुद्री मील की दूरी पर। 1974 में भारत और श्रीलंका के मध्य इसको लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें मुख्य 3 बातें जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये कि कच्चा तिबू-द्वीप को श्रीलंका का हिस्सा माना गया। दूसरा, कच्चा तिबू-द्वीप पर भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने और अपने जाल सुखाने की अनुमति दी गई। तीसरा, भारतीय तीर्थयात्रियों को द्वीप पर स्थित कैथोलिक तीर्थ की यात्रा करने की अनुमति दी गई। तो ये 3 प्रावधान जो इस समझौते के मुख्य हैं, वो पता है हर किसी को, फिर भी तमिलनाडु की सरकार द्वारा बार-बार इसकी पुनः प्राप्ति को लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने 2013 में स्पष्ट किया था कि ये कोई भारतीय क्षेत्र नहीं था जिसे हस्तांतरित किया गया था, इसीलिए पुनः प्राप्ति का सवाल नहीं उठता। आगे है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। हाल ही में इसका आयोजन हुआ। जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंड हुआ था उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी जोहान्सबर्ग में थे, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट में गए थे। तो इसका आयोजन साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है और ये कोविड-19 महामारी के बाद पहली बैठक थी। मुख्य बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, पहली तो इसकी थीम जो थी ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद। दूसरी मुख्य बात, इस बार ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल किया गया है। मूलतः इसमें 4 थे, फिर 5 हो गए और अब फाइनली 6 और देशों को शामिल किया जा रहा है। तो कुल मिला के अब इसके सदस्यों की संख्या 11 हो जाएगी। और ये 6 नए देश कौन से हैं? मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और अर्जेंटीना। इन देशों के शामिल होने से मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा और इन नए 6 सदस्य देशों की सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। तीसरी मुख्य बात ध्यान रखने लायक यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के मध्य भी द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिनमें दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे की सीमा पार न करने और एलएसी पर तनाव को कम करने के लिए समझौते हुए। ब्रिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पहले तो ये इमेज देखिए, इसमें जो 5 देश हैं, रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील, ये 5 पहले से ही हैं। अब जो 4 नए देश हैं, ये जो रेड रेड आप देख रहे हैं, अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई और ईरान। ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई थी? 2001 में एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं जिम ओनील, उन्होंने 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का जिक्र किया था, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। इन्हीं के पहले लेटर्स को शामिल करके ब्रिक नाम का शब्द बना और इन चारों देशों ने मिलकर 2006 में ब्रिक समूह का गठन किया। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद इसका वर्तमान नाम ब्रिक्स पड़ा। अब ब्रिक्स के बाद अभी 6 नए देश शामिल हो रहे हैं, तो इसका नाम ब्रिक्स 11 या ब्रिक्स प्लस ऐसा बताया जा रहा है। ये ऑफिशियली नहीं है, जब बाद में नाम आएगा तो आपको बताया जाएगा। आगे है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2014 के फोर्टालेजा ब्राजील में 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी और इसी में एक फंड बनाया गया, कंटिजेंसी फंड, जिसे आकस्मिकता निधि कहते हैं, वो 2014 में बनी।
तो आपको ध्यान रखना है एनडीबी की स्थापना 2014 में हुई और इसका मुख्यालय संघाई में है, चीन के संघाई में। अगला देखते हैं 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अभी हाल ही में इनकी घोषणा की गई है दिल्ली में। कुछ अवार्ड्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए, तो ये जो पहली टेबल है इसमें दे दिए गए हैं। इसके अलावा दूसरी टेबल अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तब भी कोई बात नहीं, फिर भी ध्यान रखने लायक बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड सरदार उधम सिंह और रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को दिया जाएगा। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट डायरेक्शन निखिल महाजन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी को दिया गया द कश्मीरी फाइल के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए दिया गया है। स्पेशल जूरी अवार्ड शेरशाह को प्रदान किया जाएगा। ये आप पढ़ लेंगे पूरा 2 बार तो याद हो जाएगा ठीक से। अगला है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022। चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अभी इनकी घोषणा की गई है और 27 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा इन विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। विशेषता ये है कि इसमें इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर और मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। ये कुछ मुख्य अवार्ड है, बाकी लिस्ट बाद में दे दी जाएगी। निर्मित पर्यावरण के लिए कोयम्बटूर को पहली रैंक, इंदौर को दूसरी रैंक और न्यू टाउन कोलकाता एवं कानपुर को संयुक्त रूप से तीसरी रैंक मिली है। कोयम्बटूर पहली, इंदौर दूसरी और इन दोनों को तीसरी रैंक। ये इसी क्रम में आगे भी अवार्ड हैं, जैसे संस्कृति के लिए अहमदाबाद को पहला, भोपाल को दूसरा और तंजावुर को तीसरा स्थान मिला है। शासन में चंडीगढ़ पहले स्थान पे है। स्वच्छता के मामले में इंदौर जो हमेशा आगे आता रहता है वो पहले स्थान पे है। काकीनाडा दूसरे स्थान पे, अहमदाबाद और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पे हैं। सामाजिक पहलू में बड़ोदरा पहले स्थान पे है। सामाजिक पहलू में शायद बड़ोदरा ही पहले स्थान पे आता है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। अगला है शहरी पर्यावरण, इसमें भी इंदौर सबसे आगे है और शायद जो स्वच्छता रैंकिंग है 2023 की उसमें भी इंदौर सबसे आगे है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में इंदौर पहले स्थान पे, सूरत दूसरे स्थान पे, आगरा तीसरे स्थान पे और राज्य पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे और राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है। तो ये थे इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के। इनमें जो मुख्य हैं वही इसको शामिल किए हैं, ये तो बिल्कुल रट लीजिए। आगे है नटराज की कांस्य मूर्ति। फरवरी में शायद इसको बनाने का ऑर्डर दिया था और ये बनके पूरी हो गई है। यह नटराज शिव की सबसे ऊंची सबसे बड़ी मूर्ति मानी जा रही है। इसकी कुल लंबाई 28 फीट है, जिसमें 22 फीट मूर्ति की है और शेष 6 फीट कुर्सी की ऊंचाई है। तो कुल मिला के संयुक्त रूप से 28 फीट हो जाती है। इसको अभी हाल ही में दिल्ली भेजा गया है और इसे दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम परिसर में स्थापित किया जाएगा, क्योंकि 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। तो इस मूर्ति के बारे में कुछ मुख्य बातें। इसका वजन 19 टन है और ये 8 धातुओं से मिलकर बनी है, जिनमें सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता शामिल है। इसके मूर्तिकार का नाम पूछ ले तो ये 3 भाइयों ने मिलकर बनाई है, जिनमें श्रीकांत इष्टापति, राधा कृष्ण इष्टापति और स्वामीनाथ इष्टापति हैं। ये तीनों भाई प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति इष्टापति के पुत्र हैं। इसकी लंबाई आपको बता दी गई है, टोटल 28 फीट है और इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। इस मूर्ति को बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया गया वो लास्ट वैक्स्ड कास्टिंग विधि है। ये विधि दरअसल चोल काल में अपनाई जाती थी, तो इस मूर्ति पर भी चोल कला का प्रभाव पड़ा है। अगला है नमो 108 लोटस। ये लोटस की एक वैरायटी है जिसे हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने अनावृत किया है। नमो 108 लोटस के बारे में कुछ मुख्य बातें। इसे मणिपुर में कुछ साल पहले खोजा गया था। इसका नाम इसकी सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता को और साथ में इसकी पंखुड़ियों की संख्या को देखते हुए रखा गया है। इसमें 108 पंखुड़ियां होती हैं और इसका पूरा नाम NVRI नमो 108 है। ये वैरायटी मार्च से दिसंबर तक खिलती है और पोषक तत्वों से भरपूर है। मणिपुर से बाहर इसकी खेती की जा सके इसीलिए इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। और इसको विकसित किसने किया है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान CSIR NVRI, इसीलिए इसका नाम NVRI नमो 108 है। तो ये था नमो 108 लोटस। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए धन्यवाद।